सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श सिंह। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के बारे में। टू वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। 22 साल की उम्र में एक पूर्व स्काउट ऑफ द ईयर ने कोशिकाओं के काम करने के तरीके पर एक नए सिद्धांत के साथ वैज्ञानिक दुनिया को उत्साहित किया। रिचर्ड एच एब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट ने नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस की कार्यवाही में एक लेख में सिद्धांत को समझाया। यह पहली बार था जब यह महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका कभी आई थी। कॉलेज के छात्रों के काम को प्रकाशित किया। खेलों में ऐसा होगा। 15 साल की उम्र में बड़ी लीग बनाना और घरेलू रन बनाना। आप पहली बार बल्लेबाजी कर रहे हैं। रिचर्ड एब्राइट के लिए यह लंबे समय में पहला था। विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियों का सिलसिला। और यह सब तितलियों के साथ शुरू हुआ। इकलौता बच्चा एब्राइट रीडिंग पेंसिल्वेनिया के उत्तर में बड़ा हुआ। मैं वहां बहुत कुछ नहीं कर सकता था, उन्होंने कहा। मैं निश्चित रूप से एक टीम के साथ फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था, लेकिन एक चीज थी जो मैं थी। चीजें इकट्ठा कर सकता था। तो उसने किया, और क्या उसने कभी किया। किंडरगार्टन में शुरुआत करते हुए एब्राइट ने तितलियों को उसी दृढ़ संकल्प के साथ इकट्ठा किया जिसने उनकी सभी गतिविधियों को चिन्हित किया है। उसने चट्टानें, जीवाश्म और सिक्के भी एकत्र किए। वह एक उत्सुक खगोलशास्त्री भी बन गया, कभी कभी पूरी रात तारों को देखता रहा। पहले से ही उनके पास एक उज्ज्वल दिमाग के साथ साथ एक प्रेरक जिज्ञासा भी थी। उनकी एक माँ भी थी जिन्होंने सीखने में उनकी रुचि को प्रोत्साहित किया। वह उसे यात्राओं पर ले गई, उसे दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, कैमरे, बढ़ते सामग्री और अन्य उपकरण खरीदे और कई अन्य तरीकों से उसकी मदद की। मैं उसका एकमात्र साथी था जब तक उसने स्कूल शुरू नहीं किया, उसकी माँ कहा। उसके बाद मैं उसके लिए दोस्तों को घर ले आता, लेकिन रात में हम बस एक साथ चीजें की। अपने पिता के मरने के बाद रिची मेरा पूरा जीवन था। जब रिची तीसरी कक्षा में था, वह और उसका बेटा लगभग हर शाम डाइनिंग रूम की टेबल पर बिताते थे। अगर उसके पास करने के लिए चीजें नहीं थीं, तो मैंने उसके लिए शारीरिक काम नहीं, बल्कि चीजें सीखने का काम पाया। उसकी माँ ने कहा। उसे यह पसंद आया। वह सीखना चाहता था, और जाने उसने किया। उन्होंने स्कूल में शीर्ष ग्रेड अर्जित किए। उसकी माँ ने कहा, रोजमर्रा की चीजों में वह दूसरे बच्चों की तरह ही था। जब तक वह दूसरी कक्षा में था तब तक एब्राइट ने अपने गृहनगर के आसपास पाई जाने वाली तितलियों की सभी 25 प्रजातियों को एकत्र कर लिया था। वह शायद मेरे तितली संग्रह का अंत होता, उन्होंने कहा। लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझे द ट्रेवल्स ऑफ मोनाक एक्स नामक बच्चों की किताब दिलवाई। वह पुस्तक, जिसमें बताया गया था कि कैसे राजशाही तितलियां मध्य अमेरिका में प्रवास करती हैं, ने उत्सुक युवा कलेक्टर के लिए विज्ञान की दुनिया खोल दी। पुस्तक के अंत में पाठकों को तितली प्रवासन का अध्ययन करने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्हें कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के डॉक्टर फ्रेडरिक ए उरकहार्ट द्वारा शोध के लिए तितलियों को टैग करने के लिए कहा गया था। एब्राइट की मां ने डॉक्टर उरकहार्ट को लिखा, और जल्द ही एब्राइट सम्राटों के पंखों पर हल्के चिपकने वाले टैग लगा रहे थे। जिस किसी को भी टैग की हुई तितली मिली, उसे डॉक्टर उरकहार्ट को टैग भेजने के लिए कहा गया। ब्रीडिंग के आसपास तितली इकट्ठा करने का मौसम देर से गर्मियों में 6 सप्ताह तक रहता है। नीचे ग्राफ देखें। यदि आप एक एक करके उनका पीछा करने जा रहे हैं, तो आप बहुत से लोगों को नहीं पकड़ पाएंगे। तो एब्राइट के लिए अगला कदम तितलियों के झुंड को पालना था। वह एक मादा नरेश को पकड़ता था, उसके अंडे लेता था और उन्हें अपने जीवन चक्र के माध्यम से अंडे से कैटरपिलर से प्यूपा से वयस्क तितली तक अपने तहखाने में खड़ा करता था। फिर वह तितलियों के पंखों पर निशान लगा देता और उन्हें जाने देता। कई वर्षों तक उसका तहखाना विकास के विभिन्न चरणों में हजारों राजाओं का घर था। आखिरकार तितलियों को टैग करने में मेरी रुचि कम होने लगी। यह थकाऊ है और अधिक प्रतिक्रिया नहीं है, एब्राइट ने कहा। हर समय मैंने इसे किया। वह हंसा। मैंने जिन 2 तितलियों को टैग किया था, उन्हें ही वापस ले लिया गया था, और वे जहां मैं रहता था, वहां से 75 मील से अधिक दूर नहीं थे। फिर 7वीं कक्षा में उसे एक संकेत मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या है जब वह एक काउंटी विज्ञान मेले में गया और हार गया। वहां बैठना और कुछ न पाना वास्तव में एक दुखद एहसास था, जबकि बाकी सभी ने कुछ न कुछ जीता था। एब्राइट ने कहा। उनका प्रवेश में धक्के ऊतकों की स्लाइड थी, जिसे उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया था। उन्होंने महसूस किया कि विजेताओं ने कोशिश की थी। वास्तविक प्रयोग करें, केवल साफ सुथरा प्रदर्शन न करें। पहले से ही रिचर्ड एब्राइट को चलाने वाली प्रतिस्पर्धी भावना दिखाई दे रही थी। मुझे पता था कि अगले साल के मेले के लिए मुझे एक वास्तविक प्रयोग करना होगा, उन्होंने कहा। जिस विषय के बारे में मैं सबसे ज्यादा जानता था वह पिछले कई सालों में कीट कार्य था जो मैं कर रहा था। इसलिए उन्होंने विचारों के लिए डॉक्टर उरकहार्ट को लिखा और वापस ढेर हो गए। प्रयोगों के लिए सुझाव। उन्होंने एब्राइट को पूरे समय व्यस्त रखा। हाई स्कूल और काउंटी और अंतर्राष्ट्रीय में पुरस्कार परियोजनाओं का नेतृत्व किया।
विज्ञान मेले। अपनी 8वीं कक्षा की परियोजना के लिए एब्राइट ने एक वायरल बीमारी का कारण खोजने की कोशिश की जो हर कुछ वर्षों में लगभग सभी मोनाक कैटरपिलर को मार देती है। एब्राइट ने सोचा कि यह बीमारी बीटल द्वारा की जा सकती है। उन्होंने भरिंगों की उपस्थिति में इल्लियों को पालने की कोशिश की। मुझे कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिला, उन्होंने कहा। लेकिन मैं आगे बढ़ गया और दिखाया कि मैंने प्रयोग की कोशिश की थी। इस बार मैं जीत गया। अगले वर्ष उनका विज्ञान मेला प्रोजेक्ट इस सिद्धांत का परीक्षण कर रहा था कि वायसराय तितलियां सम्राटों की नकल करती हैं। सिद्धांत यह था कि वायसराय राजाओं की तरह दिखते हैं क्योंकि सम्राट पक्षियों को अच्छे नहीं लगते। दूसरी ओर वायसराय पक्षियों को अच्छा स्वाद देते हैं। तो जितना अधिक वे सम्राट की तरह दिखते हैं उतनी ही कम संभावना है कि वे एक पक्षी के रात्रिभोज बनेंगे। एब्राइट की परियोजना यह देखने के लिए थी कि वास्तव में पक्षी सम्राटों को खाएंगे या नहीं। उसने पाया कि एक तारा पक्षी साधारण पक्षी का भोजन नहीं खाएगा। यह उन सभी राजाओं को खा जाएगा जो इसे मिल सकते थे। एब्राइट ने कहा कि बाद में अन्य लोगों द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि वायसराय शायद सम्राट की नकल करते हैं। इस परियोजना को जूलॉजी डिवीजन में पहला और काउंटी विज्ञान मेले में समग्र रूप से तीसरा स्थान दिया गया था। हाई स्कूल में अपने दूसरे वर्ष में रिचर्ड एब्राइट ने शोध शुरू किया जिसके कारण उन्हें एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज हुई। परोक्ष रूप से इसने कोशिकाओं के जीवन पर उनके नए सिद्धांत को भी जन्म दिया। उसने जिस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया वह सरल था, सम्राट प्यूपा पर 12 छोटे सोने के धब्बे का उद्देश्य क्या है। सभी ने माना कि स्पॉट सिर्फ सजावटी थे, एब्राइट ने कहा। लेकिन डॉक्टर उर्काहाट को विश्वास नहीं हुआ। उत्तर खोजने के लिए एब्राइट और एक अन्य उत्कृष्ट विज्ञान के छात्र पहले एक उपकरण का निर्माण करना था जिससे पता चलता है कि धब्बे एक उत्पादन कर रहे थे, तितली के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हार्मोन। इस परियोजना ने काउंटी मेले में प्रथम स्थान और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में प्रवेश प्राप्त किया। वहां उन्होंने जूलॉजी में तीसरा स्थान हासिल किया। उन्हें वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एंटोमोलॉजी प्रयोगशाला में गर्मियों के दौरान काम करने का भी मौका मिला। एक हाई स्कूल जूनियर के रूप में रिचर्ड एब्राइट ने मोनाक प्यूपा पर अपने उन्नत प्रयोग जारी रखे। उस वर्ष उनकी परियोजना ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्हें गर्मियों के दौरान सेना की प्रयोगशाला में काम करने का एक और मौका दिया। अपने वरिष्ठ वर्ष में वह एक कदम आगे चला गया। उन्होंने से कोशिकाएं विकसित की। एक संस्कृति में सम्राट के पंख और दिखाया कि कोशिकाएं विभाजित होंगी। और सामान्य तितली पंख शल्कों में तभी विकसित होते हैं जब उन्हें खिलाया जाता है। सोने के धब्बे से हार्मोन के लिए उस प्रोजेक्ट को पहला स्थान मिला। अंतर्राष्ट्रीय मेले में जूलॉजी उन्होंने स्नातक होने के बाद गर्मियों में बिताया। सेना प्रयोगशाला में और की प्रयोगशाला में आगे काम कर रही है। अमेरिकी कृषि विभाग निम्नलिखित। गर्मियों में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने नए साल के बाद एब्राइट वापस कृषि विभाग की प्रयोगशाला में गए और सोने के धब्बे से हार्मोन पर अधिक काम किया। प्रयोगशाला के परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करके वे हार्मोन की रासायनिक संरचना की पहचान करने में सक्षम थे। 1.5 साल बाद अपने कनिष्ठ वर्ष के दौरान एब्राइट को कोशिका जीवन के बारे में अपने नए सिद्धांत का विचार आया। यह तब आया जब वह एक हार्मोन की रासायनिक संरचना की एक्स-रे तस्वीरें देख रहे थे। जब उसने उन तस्वीरों को देखा तो एब्राइट चिल्लाया नहीं, यूरेका, या यहां तक कि मुझे मिल गया। लेकिन उनका मानना था कि कीट हार्मोन के बारे में उनके निष्कर्षों के साथ तस्वीरों ने उन्हें जीव विज्ञान की एक पहेली का उत्तर दिया, कैसे कोशिका अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ सकती है। डीएनए एक कोशिका के केंद्रक में मौजूद पदार्थ है जो आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है। यह कोशिका के रूप और कार्य को निर्धारित करता है। इस प्रकार डीएनए जीवन का खाका है। एब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग ने पूरी रात चित्र बनाने और अणुओं के प्लास्टिक मॉडल बनाने में काम किया, यह दिखाने के लिए कि यह कैसे हो सकता है। साथ में उन्होंने बाद में सिद्धांत को समझाने वाला पेपर लिखा। हैरानी की बात तो यह है कि उसे जानने वाला कोई नहीं था। रिचर्ड एब्राइट ने हार्वर्ड से उच्चतम सम्मान के साथ स्नातक किया, 1510 की अपनी कक्षा में दूसरा। एब्राइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में स्नातक छात्र शोधकर्ता बन गए। वहां उन्होंने अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए प्रयोग करना शुरू किया। यदि सिद्धांत सही साबित होता है तो यह जीवन की प्रक्रियाओं को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यह कुछ प्रकार के कैंसर और अन्य बीमारियों को रोकने के लिए नए विचारों को भी जन्म दे सकता है। यह सब एब्राइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण संभव हुआ है। एक राजशाही प्यूपा पर धब्बों के उद्देश्य में उनके हाई स्कूल के शोध ने अंततः उन्हें कोशिका जीवन के बारे में अपने सिद्धांत तक पहुंचाया। रिचर्ड एब्राइट की शुरुआत से ही विज्ञान में रुचि रही है। तितलियां बटोरना, लेकिन इतनी गहराई से नहीं कि उसके पास दूसरे के लिए समय न हो। रुचियां। एब्राइट चैंपियन डिबेटर और सार्वजनिक वक्ता भी बने और एक अच्छा कैनोइस्ट और सभी बाहरी व्यक्ति वह एक भी है। विशेषज्ञ फोटोग्राफर, विशेष रूप से प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शन। हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट एक सीधे सी छात्र थे।
क्योंकि सीखना आसान था, उन्होंने अपनी बहुत सारी ऊर्जा डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लबों की ओर लगाई। उन्होंने किसी को प्रशंसा करने के लिए भी पाया। रिचर्ड ए विहरा, उनके सामाजिक अध्ययन शिक्षक और दोनों क्लबों के सलाहकार। एब्राइट ने कहा, मिस्टर विहरा मेरे लिए तब सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। उन्होंने मेरे दिमाग को नए विचारों के लिए खोल दिया। रिचर्ड हमेशा वह अतिरिक्त प्रयास करेंगे, श्री विहेरा ने कहा। मुझे जो अच्छा लगा वह यह था कि यह व्यक्ति तितलियों और अन्य रुचियों के साथ अपने सभी शोध करने के अलावा रात में 3 या 4 घंटे वाद विवाद अनुसंधान में लगाता है। रिचर्ड प्रतिस्पर्धी था, श्री वेहरा ने जारी रखा, लेकिन बुरे अर्थों में नहीं। उन्होंने समझाया, रिचर्ड को जीत के लिए जीतने या पुरस्कार पाने के लिए जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वह इसलिए जीत रहा था क्योंकि वह सबसे अच्छा काम करना चाहता था जो वह कर सकता था। सही कारणों से वह सबसे अच्छा बनना चाहता है। और यह एक वैज्ञानिक के निर्माण के अवयवों में से एक है। प्रथम श्रेणी के दिमाग से शुरुआत करें, जिज्ञासा जोड़ें और सही कारणों से जीतने की इच्छाशक्ति में मिश्रण करें। एब्राइट में ये गुण हैं। उस समय से द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ने उनके लिए विज्ञान की दुनिया खोली। रिचर्ड एब्राइट ने कभी भी अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं खोई। और कहानी यहीं पर खत्म होती है और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।